Good morning students, welcome on the platform of RPS online classes. In fact, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसके सिलेबस के रिगार्डिंग बात किया था कि अभी जो मॉडिफाइड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर रिमूव करना है। तो एक्चुअली एक चीज माइंड में रखिए कि जितने भी चैप्टर्स हमें हमारे सिलेबस में था 2020 के सेशन में, वो सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं हमारे स्टडी पर्पस के लिए। वो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट एग्जामिनेशन पर्पस के लिए एग्जामिनेशन में उन चैप्टर्स का या उस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। यह मेन थीम है। तो हमें उस चैप्टर्स को स्टडी करना है और जो अभी एग्जामिनेशन पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उस चैप्टर्स को हम लोगों ने लास्ट में मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले पढ़ लेंगे और जो इम्पोर्टेंट नहीं है सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए पढ़ना है उसे हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था सिलेबस को, और सिलेबस के बाद एक जो चैप्टर्स अभी हमको हाफ ईयरली तक के सिलेबस में जो पढ़ना है वो है फोर्स एंड इट्स लॉज, मतलब फोर्स। तो इस फोर्स को पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखते हैं कि व्हाई वी नीड टू स्टडी फोर्स, यह जरूरत क्या है इस चैप्टर्स को पढ़ने का। तो इनफैक्ट हम लोगों ने जब पढ़ा उस चैप्टर को, पिछले चैप्टर्स को, तो उसमें हम लोगों ने देखा रेस्ट एंड मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके स्टेट को चेंज करना टाइम के रिस्पेक्ट में ही मोशन कहलाता है। तो जब वह ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज किया और जब वह नहीं चेंज कर रहा था, इस दोनों में अंतर क्या था? क्या किसी ऑब्जेक्ट को जब तक हम कुछ भी एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई ना करें, क्या वह अपनी उस स्टेट उस कंडीशन को चेंज करता है? आप एग्जांपल में देख सकते हो, जो बिल्डिंग है, लैंप पोस्ट है, ट्रीज है, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो डे बाय डे आप उसके ऑब्जर्व करिए, वो हर रोज हर समय उस एक ही जगह पर होता है, कभी वहां से वह मूव नहीं करता है, मतलब अपना वह पोजीशन चेंज नहीं करता है। अब इस पोजीशन नहीं चेंज करने के पीछे क्या वजह है? तो यहां पर हम यह मतलब ऑब्जर्व करेंगे कि वह पोजीशन चेंज कब करता है। वह पोजीशन तब चेंज करता है जब उस पे कुछ एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाई करते हैं। और एक्सटर्नल कंडीशन का मतलब क्या होता है? जैसे यह बोर्ड यहां पर लगाया हुआ है, जब तक इसे बाहर से कोई ऐसा कारण ना हो जो इसे अपने इस पोजीशन से डिस्प्लेस होने के लिए प्रेरित करे, तब तक यह अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। अभी रिसेंटली जो चैप्टर्स हमारा चल रहा है, जो अभी हम पढ़ने के लिए आए हैं, इस चैप्टर्स को हम लोग कॉज ऑफ मोशन के नाम से भी जान सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में आने का कारण क्या है, उस ऑब्जेक्ट को अपने उस स्टेट को चेंज करने के पीछे कारण क्या है, उस कारण को हम लोग फोर्स कह सकते हैं। ठीक है। तो अब इस फोर्स के पढ़ने से पहले हम लोग और भी चीज देखते हैं कि इस फोर्स के जो डिफिनीशन है, जो मायने हैं, वह धीरे धीरे बदलते जाएंगे। जैसे इससे पहले, मेरा मतलब है प्रीवियस क्लास में, अभी आप 9 में हो तो 7 में या 8 में इस फोर्स का डिफिनीशन पढ़े होंगे कि पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो क्या यह पुश और पुल जो डिफिनीशन है फोर्स का, यह हर जगह एप्लीकेबल होगा? नहीं, यह पहले का हमारा डिफिनीशन था, लेकिन इसी डिफिनीशन को अब मॉडिफाई करके हम अभी अपने इस रिसेंट जो क्लासेस है हमारा, इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे तो हम लोग क्या इस मीनिंग को खत्म कर देते हैं? नहीं, बातें ऐसी ही हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना,
पुश मतलब अवे फ्रॉम योरसेल्फ, अपने आप से दूर करना, पुश कर, पुल टुवार्ड्स योरसेल्फ, आपको अपनी तरफ खींचना, इसको हम लोग फोर्स कहते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमारे सामने वॉल है तो मैं उसे ना पुश करूं तो अपने आप से दूर करूंगा। अगर विंडोज है या डेस्क है इसे अपनी तरफ पुल करेंगे। यह पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। बट अभी इस चैप्टर्स में जो हम 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। तो देखिए अभी ये पहले का जो प्रेम्बल है वो चीज देखा हम लोगों ने। अब इसके आगे के क्लासेस में जो स्टडी करेंगे उससे पहले जो अभी तक जो चीज जान चुके हैं उसके बारे में देखिए। अब यहां पर देखिए हम लोगों ने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा। यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोलते हैं या अट्रैक्शन फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने पढ़ा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब ये सारे जो हम लोग टाइप लिखते जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और भी बहुत सारे टाइप हैं जो हम लोग इसके आगे देख सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर्स के बिगिनिंग में वहां पर जहां हम यह पुश और पुल डिफिनेशन देखे वहां पर इसके टाइप कुछ इस तरीका से कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस देखा। अब देखिए तो क्या ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ रखा है वह मीनिंगलेस है? नहीं, मीनिंग है, बट इन्हीं सारे चीजों का एनालिसिस है, इन्हीं सारे चीजों का डीप स्टडी है जो अभी हमें इस 9th क्लास में पढ़ना है। यहां पर कुछ टर्म है ऐसे जिसे हमें उसके साथ भी फेमिलियर होना है, जैसे मास, इनर्शिया, इन सभी चीजों के बारे में हमें जानना है। तो पिछले क्लास में जब यह चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे, स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में, तो उस वक्त हम कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का जो डेफिनेशन दिए थे वो कुछ इस तरीका का था कि व्हेन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस then the force is known as contact forces. On the other hand, the point of contact is not defined when the force is applied, at the time when force is applied, then that type of force is known as non-contact forces. अब इस contact forces में अगर देखा जाए हमारा तो फ्रिक्शनल फोर्स, इसके एग्जाम्पल में आ सकता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स की बात करें, इस नॉन कांटेक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, या फ्रिक्शनल फोर्स जो है वह एक ऐसा फोर्स था जिसपे जैसे यह एक सरफेस और दूसरा कोई सरफेस, मेरा हैंड और ये बोर्ड, इस हैंड और बोर्ड पे जैसे ही हम हाथ रखे इस बोर्ड पे, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा यह मूव करना शुरू करेगा। एट दैट टाइम आई एम फीलिंग अ फोर्स विच इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आवर मोशन ऑफ हैंड। हमारे हैंड का जो मोशन इस तरफ है, एक फोर्स मैं फील कर रहा हूं जो हमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर। जब तक हमारा हाथ इस बोर्ड के साथ टच नहीं करता है तब तक क्या हम उस फोर्स को फील कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जैसे
जब कोई व्हीकल रोड पे चल रहा होता है तो उसके टायर और उस रोड के साथ कांटेक्ट होता है। जब तक उस टायर और रोड पर ग्रिपिंग कांटेक्ट टच में नहीं रहेगा तब तक वह गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। तो यहां पर कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? दैट फ्रिक्शनल फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ ए बॉडी। यहां पर इसे हम लोग यह भी कह सकते हैं कि यह फोर्स जो है मोशन को बैलेंस भी तो करता है। अगर वह साइकिल या वह फोर व्हीलर जिस वक्त उसे हमें रोकना है, स्टॉप करना है, जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे उस वक्त अगर यह कांटेक्ट नहीं हो, इस फ्रिक्शन का एप्लीकेशन नहीं हो, तो वह गाड़ी रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी, नेवर। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि जब उसके टायर्स और रोड के बीच में जो ग्रिपिंग है वह खत्म हो जाने के कारण उस गाड़ी या उस टायर का मोशन के जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लीकेबल नहीं है। और जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लीकेबल नहीं होगा तो उसको रेस्ट में कोई ला ही नहीं पाएगा, उसको रोक ही नहीं पाएगा। इसलिए इस फ्रिक्शनल मोशन को हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहें और इस कांटेक्ट फोर्स को हम लोगों ने डिफाइन किया था। वहीं पर जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मतलब बिना टच में, बिना कांटेक्ट में आए हुए, जब हम किसी बिना कांटेक्ट में आए हुए जब हम किसी भी मोशन का या किसी भी एक्शन का बात करें, द फोर्स विच इज अराइजेज विदाउट डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कोई भी फोर्स बिना किसी के टच में आए हुए अगर अपना एक्शन प्रोवाइड करता है तो उसे हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। या नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस विदाउट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एग्जांपल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स अराइजेज अमॉन्ग द चार्जेज विदाउट डिफाइनिंग ऑफ देयर कांटेक्ट। जब हम किसी चार्ज क्वांटिटी को एक दूसरे के करीब रखते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं, एक दूसरे के करीब रखते हैं, तो उस वक्त एक दूसरे के करीब रखते हैं तो उस वक्त एक अट्रैक्शन का, अगर एक चार्ज नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो एक दूसरे के बीच एक अट्रैक्शन का फोर्स डिराइव होता है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, उसे हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहेंगे। जैसे अगर यह एक चार्ज हम लोगों ने लिया Q1, दूसरा चार्ज हम लोगों ने लिया Q2, तो इस Q1 और Q2 के बीच इधर पॉजिटिव और यह निगेटिव है तो एक अट्रैक्टिव फोर्स एराइज होता है, जिसके लिए एक दूसरे के टच में होना जरूरी नहीं है, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहें। अगर एक Q1 यह पॉजिटिव है, दूसरा Q2 भी पॉजिटिव है, तो इस दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स का ये क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस होता है, जिसके लिए कांटेक्ट फोर्स का होना जरूरी नहीं है, कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, इसीलिए इसे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं। बट ये सारे चीज इस फोर्स के बारे में हमें पिछले क्लास से ही इसका इंट्रोडक्शन मिलता है। अभी इस क्लास में इसका डेफिनेशन भी स्लाइटली चेंज होगा और इसकी मीनिंग जो है वो और ज्यादा इलेबोरेट होगा, और ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा और क्लियर कट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर हमें किस किस चीजों के बारे में पढ़ना है। यहां पर हम लोग फोर्स, और इस फोर्स में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सबसे पहले हो जाएगा बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस, हमने तो ऐसे पिछले क्लास में कहा था कि इस चैप्टर्स को पढ़ना है ताकि हम आगे इसको डीपली बता सकेंगे। अब देखिए इस बैलेंस फोर्स का मीनिंग क्या है। अगर यह एक टेबल है, इस टेबल पे एक बुक रखा हुआ, ठीक है,
अब यह इस बुक पे लगने वाले फोर्सेस का वैल्यू क्या है? जैसे देखिए, अगर इस टेबल को हटा दिया जाए एकदम से, जैसे अपने हाथ पर ये रखे हुए हैं और सडनली हाथ को खींच दिया जाए, तो यह जो हमारे मेरे हाथ पर या चौक या डस्टर या जो कुछ रखा हुआ है, यह किधर जाए? या डाउन, नीचे की तरफ जाए। इसका मतलब यह है कि नीचे की तरफ कोई ना कोई फोर्स इसे पुल कर रहा है। तो आप इसे ऐसे देखिए, इसे नीचे की तरफ पुल करने वाला जो फोर्स है उसे हम लोग नीचे की तरफ, इसका लगने वाला फोर्स जो है, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो सकता है? कुछ आइडिया है इसका? यह भी मास ही बड़ी, इसके भी मास है, और इसके नीचे कहीं अर्थ ही तो होगा, अर्थ भी मतलब अर्थ का भी मास है। द फोर्स एराइजेज बिटवीन टू मासिव बॉडी, या द फोर्स arises between two bodies due to their masses is known as gravitational force। इसके नीचे की तरफ इसको पुल करने वाला जो फोर्स है वह mg है, ठीक है, mg। अब mg कैसे लिखे हैं? तो फोर्स को डिफाइन करते हैं m इज इक्वल्स टू a, फोर्स इज डिफाइंड एज m इंटू ए। तो यहां यह m क्या है? तो m है मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी। ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ the moving body, acceleration of the moving body। तो जब यह मास मूव कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। यह A है, यह A वो हमारे द्वारा या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया होगा। तो यहाँ यह ब्लॉक, यह मासी ब्लॉक जिसका मास m है, यह मूव करेगा डाउनवर्ड की तरफ। जैसे ही सडनली इसको अगर पुल करते हैं तो नीचे की तरफ गिरने लगेगा, तो इसका मोशन जो होगा, उसका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो किसके वजह से होगा? तो जो अर्थ की द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी वजह से होगा। तो हम लोग यहाँ कहते हैं द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, उसे हम लोग G से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यह G जब एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स है F, तो वहां पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा G के तक, इसलिए यहां पर यह मास और इसके एक्सेलरेशन mg हो गए। अब जब यह टेबल पे है तो नीचे तो नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई फोर्स यहाँ, ये जो कांटेक्ट है इसका, ये सरफेस होगा ऐसे, ये सरफेस इसके सरफेस से ऊपर की तरफ है, जिसे n से डिनोट करते हैं, और इस n को नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, नॉर्मल फोर्सेस। The force perpendicular to the surface on which the object or mass is lying, उस फोर्स के परपेंडिकुलर जिसपे वह मास रखा हुआ है, एक परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट होता है, जिसे रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। अब यहाँ अगर यह रुका हुआ है, इसका मतलब यह mg इज इक्वल्स टू नॉर्मल होगा, दोनों बराबर होगा, मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा, इसीलिए कोई मोशन नहीं हो रहा है, रेस्ट में वह रुका हुआ है। इस इक्वेशन को इसे सोल्व करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं mg माइनस n इक्वल्स टू 0। इस तरह के डायग्राम को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे। दिस इज द बेसिक डायग्राम
which can express the all types of forces which is acting on a body when it is lying on the plane or table. ठीक है, तो यह बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, जैसे जब तुम खड़े हो किसी तरफ गिर नहीं रहे हैं, इसका मतलब तुम पर लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है, बट तुम्हें चलना है, मूव करना है, तो उस वक्त एक फोर्स की जरूरत होगी जो पहले वाले सारे बैलेंस्ड फोर्सेस को अनबैलेंस करे। जब अनबैलेंस्ड करेगा तब तुम मूव कर पाओगे, मोशन में आ पाओगे। और दोज फोर्सेस whose resultant is not equal to 0, that is known as unbalanced force. But on the basic representation, on the basic introduction, the balanced forces with the resultant or net forces equals to 0 is known as balanced forces. ठीक है, तो इसे हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए थे, और आज जितना भी देखे बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड और इसके इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्सेस में, इसे हम लोग इसके आगे मतलब नेक्स्ट क्लासेस में यहां से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, इसके फ्री बॉडी डायग्राम, और फिर इनर्शिया और मास। एक्चुअली मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, मास किसी भी प्रॉपर्टी का, उसका किसी भी मास किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी है जो कभी चेंज नहीं होता है, बट वेट विल बी चेंज्ड। ठीक है, सो अब तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।